हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी बच्चे? तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक विच इज़ चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th एनसीईआरटी। बच्चों, क्लास 9th में भी हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, है ना? तो क्लास 9th में जो कुछ भी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा उसे रिकॉल करते हैं, देखते हैं कि हमने क्लास 9th में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है बच्चों पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना यानी किसी भी चीज की, किसी भी चीज को या किसी भी घटना को, अब कोई घटना घटित होगी या नहीं होगी, एन इवेंट विल हैपन और विल नॉट हैपन। तो हम इस चीज की संभावना को व्यक्त करते हैं। वी एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी वेदर इट मे रेन टुडे और इट मे नॉट रेन टुडे। हम बोलते हैं, हम मौसम को देख के बताते हैं कि आज वर्षा होगी, लेकिन जरूरी है कि बारिश हो। हम बोलते हैं कि आज ओले गिरेंगे, जरूरी है ओले गिरें। पर्टिकुलर दो क्रिकेट टीम का मैच हो रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है सपोज दैट, तो हम क्या बोलते हैं? इंडिया विल विन द मैच टुडे। आज इंडिया मैच जीतेगा। लेकिन क्या जरूरी है इंडिया मैच जीत जाए? जीत भी सकता है, हार भी सकता है। 50-50% है ना। विनिंग और लॉस क्या है? 50-50%। 50% जीत भी सकता है, 50% हार भी सकता है। तो हमें ये समझ में आया, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग हमें ये समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी क्या है। इस चीज को डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं, देखो क्या मतलब हुआ बेटा इस बात का। इस बात का मीनिंग ये हुआ कि एन इवेंट, a a numerical representation of happening an event is called probability। यानी किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक निरूपण। यानी कोई इवेंट होगी या नहीं होगी, इस बात को जब हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया। सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। फाइंड the probability of getting head। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो हमें फाइंड करना है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब सुनो बेटा, हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब खुद से सोचो कि जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो हमें टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे? टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो जब एक सिक्के को हम उछालेंगे तो या तो हमें हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है। या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, इसके अलावा तो कुछ मिल नहीं सकता। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। अब हमें फाइंड करना है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका हेड तो एक ही प्रकार से आ सकता है, हेड तो एक ही प्रकार से आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? फेवरेबल आउटकम
तो फेवरेबल आउटकम, हेड आना हमारी एक घटना है, गेटिंग हेड इज एन इवेंट। तो हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, ओनली वन। तो हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, वन। तो डेफिनेटली मैं जब इस फेवरेबल आउटकम की जगह पे वन को लिख सकता हूँ, और टोटल आउटकम्स हमारे पास में कितनी है, टू। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई, 1/2। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 10 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। अंडरस्टूड, इस बात को याद रखना। लेट ई बी द इवेंट, let E be the event and S be the sample space, sample space. Then probability of happening an event E is, so probability of happening an event E is equal to favorable outcomes, favorable outcomes upon total number of outcomes। तो इसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनी अपॉन एनएस। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ई। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट E इज इक्वल टू एनी अपॉन NS। एनी का मतलब है फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, NS का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अंडरस्टूड। तो अगर हम अभी हमने जो आपको एग्जाम्पल समझाया था उसकी अगर बात करें, तो उसमें हमने कॉइन को टॉस किया, तो टॉस करने के बाद में जब हम उसको टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उसमें कितने हुए थे हमारे, 2। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं, तो E यानी कि इवेंट ऑफ E या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो हेड आना एक इवेंट है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना हुआ, 1। और इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे, एनी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1, और NS की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2। तो देयरफॉर हमारा आंसर PE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अंडरस्टूड बच्चों। तो ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है और ये प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका हम एज अ फॉर्मूला, एज अ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, some important points regarding probability।
यानी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है या प्रोबेबिलिटी का जो मान है, जब आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो ये गलत है। अगर आपका आंसर 1 से ग्रेटर आ रहा है तब भी ये गलत है, बिकॉज नहीं आ सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 से छोटा आ सकता है। क्लियर? तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन और इक्वल टू PE और PE इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट E शुड बी 0 और ग्रेटर देन 0 और 1 और लेस देन 1। सेकेंड पॉइंट, क्या मीनिंग हुआ इस बात का बेटा? इस बात का मीनिंग ये हुआ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, कोई भी ऐसी इवेंट जिसकी हैपनिंग बिल्कुल श्योर है, 100% है, सर्टेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल, रात के बाद सुबह होना निश्चित है। रात अगर हुई है तो सुबह भी होगी। ठीक है। मंडे के बाद ट्यूसडे आना निश्चित है, तो ये श्योर इवेंट है। 1 वीक में 7 डेज होना श्योर इवेंट है। एक पासे को फेंकने पर टोटल आउटकम्स 6 होते हैं, ये श्योर है। तो कुछ जो इवेंट्स होती हैं वो सर्टेन होती हैं, श्योर होती हैं, निश्चित होती हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जबकि जो इम्पॉसिबल इवेंट होती हैं, अनश्योर इवेंट होती हैं, अनसर्टेन इवेंट होती है, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉइन को उछाला और एक साथ हेड एंड टेल का आना, यानी गेटिंग हेड एंड टेल टुगेदर on throwing a die, on throwing a coin once is impossible event। आपने एक सिक्के को उछाला, एक साथ हेड और टेल आना, इट्स अ इम्पॉसिबल इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। अंडरस्टूड? आपने एक डाई को फेंका और डाई को फेंकने पर उसके किसी फेस पर 7 आना, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि डाई में 6 फेस होते हैं और प्रत्येक फेस पर एक नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से मैक्सिमम नंबर तो आ ही नहीं सकता, है ना। चलिए, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए बच्चों। इसमें हमने क्या कहा है? इसमें हमने कहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट E इज PE, किसी घटना E के घटित होने की प्रायिकता PE है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट, तो उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस PE। यानी ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हमें पता है कि भाई इवेंट E के हैपनिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट E इज PE। कोई घटना E के घटित होने की प्रायिकता कितनी है? PE है। अब हमसे कहा जाए कि भाई उस इवेंट के घटित ना होने की प्रायिकता बताओ, तो हम उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 माइनस PE। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? E बार से। ठीक है, ओके। 4
देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे करेक्शन किया है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ई एंड नॉट हैपनिंग दैट इवेंट ई बार इज ऑलवेज जीरो। यानी किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना ई के घटित ना होने की प्रायिकता का सम हमेशा कितना होता है, सॉरी नॉट जीरो, इज ऑलवेज वन, इज ऑलवेज वन। अंडरस्टूड? किसी इवेंट के घटित होने की प्रायिकता और उस इवेंट के घटित ना होने की प्रायिकताओं का जो सम होता है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ई एंड नॉट हैपनिंग एन इवेंट ई बार इज ऑलवेज वन। क्लियर? चलिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बेटा? चलिए, क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप खुद से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या मैं करा दूं? चलिए मैं करा देता हूं। इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू 1। तो इसमें क्या आएगा? 1। अभी हमने बताया था आपको। सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, एक ऐसी इवेंट जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। थर्ड, अच्छा आगे इसमें और भी है 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड अनसर्टेन इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट, अनसर्टेन इवेंट, ठीक है, या इम्पॉसिबल इवेंट्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ऐसी इवेंट जो बिल्कुल जिनका होना निश्चित है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट्स। 4, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। मतलब कोई भी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है हमेशा 1 होता है। 5th, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 और 0 से ग्रेटर हो सकती है, 1 और 1 से लेस हो सकती है। तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है कि जिनका मतलब हैपन, मतलब दोज इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स हुज ऑकरेंस इज 50-50, है ना? जैसे एक सिक्के को उछाला, तो सिक्के को उछालने पर उसका हेड और टेल आना क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम है। 50% हेड आ सकता है, 50% टेल आ सकता है। आपने एक डाई को फेंका, तो डाई को फेंकने पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6। तो मतलब इन आउटकम्स का आना क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो ऐसी इवेंट्स को इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। तो चलिए, ये इसमें कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? तो देखो, इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2/3, -1.5, 15%, और इसमें डी हमें दे रखा है 0.7। देखिए, अभी हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हमने आपको ये बताया था कि किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, यानी 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से लेस हो सकती है। तो देखते हैं 2/3 1 से छोटा ही होगा, नेगेटिव ये नहीं हो सकता, नेगेटिव किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज अभी हमने बताया था द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, यानी किसी भी घटना की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, तो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। इसमें लिखा है इफ पीई इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 0.05, और हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो नॉट ई हमसे पूछा है। तो देखो अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखाया था कि अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है और नॉट इवेंट की निकालना है आपको, कैसे निकाल सकते हैं, पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस पी ई। इम्पोर्टेंट नोट में लिखाया था हमने, तो 1 में से हमें क्या माइनस करना है, 0.5 को, तो 1.00 और 0.05, 10 में से 5 यहाँ पे इतना 9, यहाँ पे 0, तो कितना आया 0.95। तो हम इस नॉट ई को ऐसे भी लिख सकते हैं ई बार, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, वेरी इजी, कोई सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है देखो इसमें क्वेश्चन में, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। किसी बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। इस बॉक्स में से 1 मार्बल को रैंडमली निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। अब हमें इसमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं कि जो मार्बल आपने निकाली है रैंडमली बॉक्स में से, वो रेड होगी या वाइट होगी या नॉट ग्रीन होगी। तो देखते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स, तो हम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, NS। अब यहाँ पे 5 रेड मार्बल्स हैं, 5 रेड, 8 वाइट मार्बल्स हैं, प्लस 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 8 और 5 13, 13 और 4 17, तो 17 मार्बल्स। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बैग इक्वल टू 17। ठीक है, अब हमसे पूछा है 3 क्वेश्चन। नंबर 1 रेड मार्बल, सेकंड है हमसे पूछा है वाइट मार्बल, और थर्ड हमसे पूछा है नॉट ग्रीन। अब सुनो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें रेड मार्बल्स के लिए कैलकुलेट करते हैं पहले, रेड मार्बल्स के लिए। तो देखो रेड मार्बल्स कितनी है, 5, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5। अब हमें रेड के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो P रेड मार्बल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
तो फेवरेबल आउटकम्स कितने 5, टोटल आउटकम्स कितने 17 यानी टोटल मार्वल्स। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड में हमसे पूछा है वाइट मार्बल, वेरी इजी। अब यहाँ पर देखो कि हमारी फेवरेबल आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितनी है, हमारे पास में 8 वाइट मार्बल्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 8। हमें निकालना है वाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी। तो P वाइट मार्बल इक्वल टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 8 और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 17। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं। तो थर्ड है हमारे पास नॉट ग्रीन। तो फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे होंगे, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि ग्रीन मार्बल्स। तो ग्रीन मार्बल्स कितनी है हमारे पास 4, हमारे पास 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग या मतलब जो वन मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स, जो आपने निकाली है वो क्या होगी ग्रीन होगी। तो P ग्रीन मार्बल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल टू फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, एनी यानी 4 और NS यानी 17। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ग्रीन मार्बल। ठीक है, लेकिन मुझे क्या निकालना है नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉट ग्रीन मार्बल। तो नॉट ग्रीन का मतलब है 1 माइनस ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल है ना भाई। नॉट हैपनिंग की जो फॉर्मूला हमने बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इक्वल टू 1 माइनस हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता आपको निकालनी है तो उसको 1 में से माइनस कर दीजिए। तो 1 माइनस 4/17, एलसीएम लेंगे आप इसके अपॉन में 1 लेकर, तो 17 1 का 17 से इंटू करेंगे तो 17 माइनस 4 1 जा 4 एंड दैट विल बी 13/17। ये हमारा आंसर आ गया। तो हम क्या लिख दें, P नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन 13/17 आंसर। समझ में आया बेटा, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब हमसे पूछे हैं उन्होंने 3 क्वेश्चन, अ प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 नंबर के बीच में किसी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, एन ऑड नंबर और किसी ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ डाई इज थ्रोन। तो एक पासे को फेंकने पर हमें क्या क्या मिल सकता है, देखिए। तो जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और 6 मिलेगा। हमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स मिल सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए हमारे पास 6। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है उन्होंने, अब हमसे उन्होंने पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर
प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है उन्होंने। तो आप सिंपल इसमें ये देखिए कि मैं प्राइम नंबर को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3 एंड 5, 2, 3, 5। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हुए? तो फेवरेबल आउटकम्स हुए हमारे 3, 1, 2, 3। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ई इज इक्वल टू एनी अपॉन एन एस, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 3। टोटल आउटकम्स कितनी है? 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम नंबर कितने आ गए? 1/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू 1/2। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है इसमें, तो सेकंड क्वेश्चन है अ नंबर lying between 2 and 6, 2 and 6। तो हमें इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 और 6 के बीच में नंबर के आने की। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे हमारे? देखिए 2 और 6 के बीच में, तो ये 2 है और ये 6 है, तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर हैं? 3 4 5। तो अगर मैं फेवरेबल आउटकम्स को ई से रिप्रेजेंट करूं, तो इस कैटेगरी में यानी 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आने वाले हैं? 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हुए? 3। और टोटल आउटकम्स तो हमें पता ही है, टोटल आउटकम हमारे 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो मैं फाइंड करूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ई इज इक्वल टू एनी अपॉन एन एस, और एनी यानी फेवरेबल आउटकम्स हैं 3, टोटल आउटकम्स हैं हमारे 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज 1/2। तो इसका आंसर भी हमारा कितना हो गया? 1/2। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है एन ऑड नंबर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स बनाओ इसके लिए। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे 1 3 5, क्योंकि जो हमने टोटल आउटकम्स जो लिखे थे डाई को फेंकने पर, वो 1 2 3 4 5 6 थे। तो इसमें टोटल आउटकम्स जो ऑड नंबर्स होंगे वो 1 3 5 होंगे। तो इसका मीनिंग फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए मेरे? 3। टोटल आउटकम्स हमें पता ही है, तो हम जब कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर विच इज इक्वल टू एनी अपॉन एन एस। एनी कितना? 3, एन एस कितना? 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। यानी इन ऑल थ्री क्वेश्चंस, तीनों ही क्वेश्चन में आपने एक चीज नोट की होगी कि हमारा आंसर 1/2 आया है ना। वो नो प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 14, क्वेश्चन नंबर 14। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा है 14 क्वेश्चन में? पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। इसमें लिखा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या मीनिंग हुआ इस बात का? इसका मतलब हुआ कि 52 ताश की गड्डी में से एक कार्ड, 52 कार्ड्स होते हैं ताश की गड्डी में, तो 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड को निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो कार्ड आपने निकाला है वो, अब इसमें 6 क्वेश्चन हमसे पूछे। किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग हो वो, अ फेस कार्ड हो, अ रेड फेस कार्ड हो, द जैक ऑफ हार्ट, मतलब वो हार्ट का जैक हो, अ स्पेड हो, द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन हो। तो कैसे करेंगे इस चीज को, समझते हैं। देखो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नंबर, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितनी होती है? 52। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टोटल नंबर
ऑफ कार्ड्स यानी NS इक्वल टू 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो हमें पता है कि भाई ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। मैंने लिख दिया 52 कार्ड्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 52 हो गए। अब नंबर वन हमें कैलकुलेट करना है किंग ऑफ रेड कलर। अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। अब देखो बेटा, ताश की गड्डी की जानकारी, इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें जो हमारी ताश की जो गड्डी होती है, मतलब प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं हमारे 52, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। ताश की गड्डी में जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, ठीक है, सबको पता है। अच्छा, इसमें केवल 2 ही कलर के कार्ड्स होते हैं। देयर आर ओनली 2 कलर कार्ड्स, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड। तो ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने होते हैं? 26, और रेड कलर के भी कार्ड्स कितने होते हैं? 26। जो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है? एक क्लब होता है और दूसरा होता है स्पेड। जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं उसमें हार्ट होता है, और क्या होता है इसमें? डायमंड। यानी 13 कार्ड्स होते हैं क्लब के और 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के। इसमें भी 13 कार्ड्स हार्ट के और 13 कार्ड्स डायमंड के, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं, हार्ट को बोलते हैं पान का पत्ता, इसको बोलते हैं ईंट का पत्ता, इसको बोलते हैं क्लब को चिड़ी के पत्ते, स्पेड को बोलते हैं हुकुम के पत्ते। तो देयर आर 2 कलर कार्ड्स इन द डेक ऑफ इन द प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, ब्लैक एंड रेड। ब्लैक में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? क्लब एंड स्पेड के, और रेड में हार्ट और डायमंड के। अच्छा, उसके बाद आप इन सभी कार्ड्स में, चाहे क्लब के 13 कार्ड्स हों, स्पेड के हों, हार्ट के हों, डायमंड के हों, जो 13 कार्ड्स होते हैं वो किस प्रकार के कार्ड्स होते हैं? मैं एक को एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कि हार्ट के कितने कार्ड्स होते हैं? 13। तो 13 कार्ड्स में क्या क्या होगा? देखो, एस का एक पत्ता होगा, किंग का एक पत्ता होगा, उसके बाद क्वीन का एक पत्ता होगा, जैक का 1 कार्ड होगा, उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो आप कार्ड काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इस प्रकार से बच्चों 13 कार्ड्स होते हैं, 13 हार्ट्स के, 13 डायमंड्स के, और दोनों ही रेड कलर होते हैं, 13 क्लब के, 13 स्पेड के, और ये दोनों ही ब्लैक कलर होते हैं। एस यानी इक्का, किंग यानी बादशाह, क्वीन यानी बेगम, जैक यानी गुलाम, बाकी दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौवा, तिरी, दुरी, ये हमारे पत्ते होते हैं। अंडरस्टूड? तो मैं समझता हूं कि इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। और प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज नॉट ओनली फॉर क्लास 10th बट क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। क्योंकि क्लास 11th में भी प्रोबेबिलिटी आप पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, कॉलेज लेवल पे भी हम पढ़ेंगे। तो जो इसकी फील्ड है प्रोबेबिलिटी की बहुत वास्ट है, ठीक है। ऑफ रेड कलर, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि रेड कलर के कितने किंग होंगे? बताइए, रेड कलर के कितने किंग होंगे? किंग कितने होते हैं? किंग एक्चुअली 4 होते हैं, है ना। 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। तो रेड कलर के किंग कितने होंगे? 2। और वो रेड कलर के कौन कौन से होंगे? एक तो हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा। तो फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम्स 52।
तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, तो प्रोबेबिलिटी हुई P इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। ओके, तो 2/52। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 1 जा 2, 226 जा तो 1/26, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है इसका वो है अ फेस कार्ड। अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड क्या होगा बेटा? फेस कार्ड, हम ऐसे कार्ड्स को फेस कार्ड कहते हैं जिनके ऊपर चेहरा बना होता है। ठीक है, क्या बना होता है? चेहरा। तो आपने देखा होगा कि जो किंग है, किंग, क्वीन और जैक, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 जैक होते हैं। और ये जो 3 जो कार्ड्स होते हैं इनको, यानी कि 3 का मतलब है कि 4 4 4, तो ये 12 कार्ड्स जो होते हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं, क्योंकि इन सभी कार्ड के ऊपर फेस बना होता है। जो एस है, एस के ऊपर फेस नहीं होता, एस के ऊपर फेस नहीं होता, याद रखना। फेस किस किस में होता है? किंग में, क्वीन में और जैक में। तो अब फेस कार्ड, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए? तो टोटल फेस कार्ड हमारे कितने हो गए? 12। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ गई? पी ई इक्वल एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई कितना है? 12 और एन एस कितना है? 52। अगर मैं 4 से इसे सिंप्लीफाई करूं तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3/13, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन है अ रेड फेस कार्ड। अ रेड फेस कार्ड। ठीक है, रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे हमारे पास? रेड फेस कार्ड होंगे हमारे पास, देखिए, 2 तो किंग हो जाएंगे, एक हार्ट का, एक हार्ट का और एक डायमंड का। 2 क्वीन हो जाएंगी, हार्ट और डायमंड की, और 2 क्या हो जाएंगे? जैक हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 हो जाएंगे हमारे। रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 6। तो क्या लिखूं मैं? फेवरेबल आउटकम्स मेरे कितने हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई? तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, और एन ई कितना? 6, एन एस कितना? 52। तो अगर इसको 2 से काटें, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, 2 26 जा, तो 3/26, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं इसका। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि फोर्थ पार्ट है द जैक ऑफ हार्ट्स। द जैक ऑफ हार्ट्स। तो जैक ऑफ हार्ट्स यानी पान का गुलाम, तो वो तो एक ही होगा। जैक ऑफ हार्ट तो एक ही होगा ना। ओके, एक ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो पी ई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, यानी 1/52। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। आई स्पैड। आई स्पैड। अब स्पैड के कितने पत्ते होते हैं? 13। स्पैड मतलब हुकुम, तो हुकुम के 13 कार्ड्स होते हैं। तो हमें, तो ये हुए हमारे फेवरेबल आउटकम्स। तो हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई। तो 13/52, 13 4 जा 52, यानी 1/4। और जो हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है, जो 6 क्वेश्चन, द क्वीन ऑफ डायमंड। द क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड की क्वीन, तो डायमंड की क्वीन मतलब 8 की क्वीन, तो एक ही होती है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ? 1। और प्रोबेबिलिटी हुई हमारी एन पी ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, यानी 1 बाई कितना?
ओके, स्पैड, तो द क्वीन ऑफ डायमंड तो वन ही होती है, ठीक है। और टोटल आउटकम्स हमारी कितनी है, 52। क्लियर। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप सभी ने देखा होगा। और इसमें हमने ताश की गड्डी के बारे में भी आपको समझाया। सो दिस वॉज चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी। और प्यारे बच्चों, ये सभी इट्स अ कलेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने जो भी आपको क्वेश्चंस कराए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको इनको बहुत अच्छी तरह से करना है। और ये हमारा चैप्टर 15 क्लोज हो गया, ठीक है बेटा। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।